Hello everyone, I am Shambhavi from Progressive Science Education and today we gonna take up with a new topic from class 9th Social Science Democratic Politics, that is chapter 2 Constitutional Design. So let's start. So first of all, let's take an overview of this chapter. We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी में डिस्कस किया था कि रूलर्स हर बार फ्री नहीं होते कि वो जो चाहें वो भी कर सकते हैं. देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं जो कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों को ही फॉलो करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है और सिटीजन्स जो चाहे वो कर सकते हैं. उन दोनों के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस. और इन्हीं सारे रूल्स को अगर हम एक साथ बोलें तो ये सब क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. As the supreme law of the country, the constitution determines the right of the citizens, the power of the government and how the government should functions. So अगर आप कंट्री के सुप्रीम लॉ के अकॉर्डिंग देखें सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है? सिटीजन्स के राइट को बताता है, गवर्नमेंट की पावर को बताता है और हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, कैसे वर्क करेगी. So in this chapter we ask some basic questions about the constitution design of the democracy. So इस chapter में हम कुछ ऐसे basic questions के बारे में discuss करने जा रहे हैं जो कि constitutional design of democracy से related है. So why do we need a constitution? So हमें constitution की ज़रूरत क्यों पड़ती है? How are the constitutions drawn up? Constitution कैसे बना? Who designed them and in what way? उसे किसने डिज़ाइन किया और किस तरीके से डिज़ाइन किया. वॉट आर द वैल्यूज़ दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट. क्या ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो उसे शेप करती हैं डेमोक्रेटिक स्टेट्स के लिए, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को जो एक शेप देती हैं. क्या वैल्यू होती है उस कॉन्स्टिट्यूशन की. So, once a constitution is accepted, can we make changes later as required by changing conditions? क्या एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया मीन्स एक्सेप्टेड हो गया सो क्या हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग? दैट मीन्स कि एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है तो क्या दोबारा हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं? सो ये एक तरीके का ओवरव्यू है इस चैप्टर का जिसके बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट चैप्टर में हमने बेसिकली डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस के बारे में देखा था. हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट मीन्स द मोनार्की और डिक्टेटरशिप से कितनी अलग है. क्यों डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है, डेमोक्रेसी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, डेमोक्रेसी को हम डिफ़ाइन क्यों करते हैं और कई सारे बेसिक रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. ना इस चैप्टर में आप उन्हीं सारे रूल्स के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे. दैट इज़ अवर सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. So, one recent instance of designing constitution for a democratic states is that of South Africa. So, सबसे पहले सबसे रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ था एक डेमोक्रेटिक स्टेट का वो साउथ अफ्रीका में हुआ था. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम साउथ अफ्रीकन्स के बारे में देखेंगे कि उन्होंने कैसे इस टास्क के बारे में सोचा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करनी चाहिए. सो देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, व्हाट्स इट्स फाउंडेशनल वैल्यूज़ आर एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ द सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट. उसके बाद हम कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, वो हमें क्या गुड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, कैसे सिटीजन्स को कंडक्ट करता है, कैसे गवर्नमेंट को कंडक्ट करता है. सो दैट इज़ अवर सेकेंड चैप्टर एज आई टोल्ड यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. Now our first topic, that is democratic constitution in South Africa. So as you can see in this figure,
नेल्सन मंडेला, दिस वॉज नेल्सन मंडेला। और उन्होंने क्या कहा था? आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all the persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs to be, it is an ideal for which I am prepared to die. सो नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि मैंने वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट लड़ाई की है ब्लैक डोमिनेशन के लिए। मेरा ये आइडियल है कि हमारी जो सोसाइटी हो वो फुली डेमोक्रेटिक हो, फ्रीली सोसाइटी हो, जिसमें सारे लोग एक दूसरे के साथ हार्मनी से रहें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले। ये मेरा आइडियल है जिसके लिए मैं अपनी लाइफ में जिसको अचीव करना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि मेरी जो सोसाइटी है वो फ्रीली रहे, वहाँ पर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना रहे कि ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट, वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट। सो ये सब था। सो नेल्सन मंडेला ने इसके लिए एक आइडियल अपना बनाया था कि मुझे अपनी लाइफ में इसी को अचीव करना है। सो बट इफ़ नीड्स टू बी, इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। और अगर ज़रूरत पड़ी, ये ही मेरा एक आइडियल है जिसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मीन्स इसी के लिए मैं जी भी रहा हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। ओके। सो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। वहाँ पर जो था बहुत ही ज़्यादा ब्लैक डोमिनेशन के लोग जो थे उनके अगेंस्ट बोला जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था और बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। और वहाँ जो वाइट डोमिनेशन वाले लोग थे, वाइट्स जो थे, उन्हें बहुत ही हाई पोस्ट पे रखा जाता था, उन्हें बहुत ही रिक्वेस्ट करते थे उनसे, और उनको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती थी। बट ब्लैक डोमिनेशन को बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। सो इसी के बारे में आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ओके, नाउ दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय दिस वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी उनके लिए मीन्स उनसे लड़ाई भी की इस चीज़ के लिए कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to impose the alt-right regime in his country. वो और उनके 7 और भी लीडर्स थे जो इसके लिए लड़ाई कर रहे थे, और इसकी वजह से उन्हें एक ट्रेजन मीन्स यू कैन से एक ऐसे जगह, यू कैन से ऐसे जेल में बंद कर दिया गया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा था, बहुत ही वहाँ डेंजर था और बहुत ही ड्रेडेड प्रिजन था यू कैन से, और वो था रॉबन आइलैंड। और वहाँ वो लोग 28 ईयर्स के लिए थे और वो बहुत ही ख़तरनाक प्रिजन था रॉबन आइलैंड। ओके, सो नेल्सन मंडेला, उनके जो 7 और भी साथी थे, उन सब को इसकी वजह से उस प्रिजन में 28 ईयर्स के लिए बंद कर दिया गया था। नाउ आफ्टर दैट वहाँ साउथ अफ्रीका में एक बोर्ड लगा दिया गया था, अ साइन बोर्ड एम्ब्लेमेटिक ऑफ द टेंस रिलेशन ऑफ अपार्थाइड एरा 1953। वहाँ पर इस बोर्ड में लिखा गया था डेंजर मीन्स नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड्स मीन्स नेटिव लोग और जो इंडियंस लोग थे, और जो कलर्ड मीन्स ब्लैक वाले जो लोग थे, अगर आप रात को यहाँ पर एंटर करेंगे सो आपको एज अ मिसिंग लिस्ट कर दिया जाएगा, और हमारे जो आर्म्ड गार्ड्स हैं वो सब आपको शूट कर देंगे, बिना देखे आपको बस शूट कर देंगे, और यू कैन से दैट मार देंगे। सो उन्हें वार्न किया गया था, एक डेंजर लगा दिया गया था साउथ अफ्रीका में वाइट लोगों ने, यू हैव बीन वार्न्ड। ओके, ये साउथ अफ्रीका में एक बोर्ड लगा दिया गया था। इसीलिए इस बोर्ड को देख के हम समझ सकते हैं कि जो कलर्ड लोग हैं मीन्स जो ब्लैक लोग हैं उन्हें कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप नेटिव्स और इंडियंस का तो समझ सकते हैं, बट यू नो कलर्ड्स लोग भी वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते थे रात को। ओके, now our next topic, that is struggle against apartheid. So apartheid क्या होता है? वहाँ पर एक सिस्टम था मीन्स वहाँ पर जो ब्लैक लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, वाइट यूरोपियंस जो थे वहीं पर आके सेटल होने लगे थे, लोकल बनने लगे थे, और ब्लैक लोगों को बिल्कुल भी दूर रखा जाता था। सो यू कैन से ये सब अपार्थाइड सिस्टम था।
So you can say apartheid was the name of the system of racial discrimination unique to South Africa. ये एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था जो साउथ अफ्रीका में बहुत ही यूनिक था, यू कैन से बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था. The white Europeans imposed the system on the South Africa, and during the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and forces in the way they occupied India. So you can say जो white Europeans थे वो सब साउथ अफ्रीका को इम्पोज कर रहे थे 17-18 सेंचुरी में. You can say that between the 17 and 18th century जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो यूरोपिया में से जो कंपनीज आ रही थी वो सब ऑक्यूपाई कर रही थी साउथ अफ्रीका को, जैसे कि इंडिया को उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, और वहीं पर सेटल होके वहाँ की एक लोकल पीपल बन चुकी थी. ओके, बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकम द लोकल रूलर्स. सो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में कई सारे वाइट जितने भी रूलर्स थे वो सब आके वहीं पर सेटल हो गए और एज अ लोकल रूलर्स साउथ अफ्रीका के बन गए. Now the system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. So ये जो सिस्टम था अपार्थाइड का, इसमें लोगों को डिवाइड किया जाता था उनके कलर के, एक स्किन कलर के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया जाता था, अलग किया जाता था, यू कैन से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. The native people of the South Africa are black in color. जो नेटिव लोग होते थे साउथ अफ्रीका के वो ब्लैक कलर के होते थे. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. वहाँ की जो पॉपुलेशन थी यू कैन से 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ब्लैक कलर की थी, क्योंकि आप जानते हैं साउथ अफ्रीका की जो वहाँ की जो नेटिव्स होते थे वो ब्लैक्स होते थे और इसीलिए उनको एज अ ब्लैक्स कहा जाता था. Beside these two groups, there were the peoples of mixed races who were called colored. कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो कि मिक्स कलर के होते थे, मीन्स ना ज़्यादा ब्लैक होते थे ना ज़्यादा वाइट होते थे, सो उन्हें मिक्स्ड रेसेस कहा जाता था. यू कैन से दैट दे आर नोन एज कलर्ड. एंड द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया. सो ऐसे जो लोग होते थे कलर्ड लोग, वो सब इंडिया से माइग्रेटेड होते थे, सो उन्हें कलर्ड कहा जाता था. द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर. सो जितने भी रूलर्स वाइट रूलर्स थे वो सब जितने भी नॉन वाइट्स रूलर थे उनसे बहुत ही इन्फीरियर तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से उनको ट्रीट करते थे. सो द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. सो जो नॉन वाइट्स लोग होते थे उन्हें वोट करने का राइट नहीं था, मीन्स जो वाइट नहीं थे वो वोट नहीं कर सकते थे. द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स. सो जो ये अपार्थाइड सिस्टम था वो पर्टिकुलरली ब्लैक्स के लिए ही था. They were forbidden from living in white areas. वो जहाँ पर वाइट लोग रहते थे, वाइट डोमिनेशन वाले लोग, उस एरिया में ब्लैक्स नहीं रह सकते थे, उन्हें फॉरबिडन किया जाता था, मीन्स कहा जाता था कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं. They could work in white areas only if they had a permit. वो वाइट एरियाज़ में तभी वर्क कर सकते थे जब उन्हें परमिशन मिलती थी और जब उन्हें वर्क करने के लिए कहा जाता था. ट्रेन्स, बसेस, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separated for the whites and blacks. सो ये जितने भी पब्लिक प्लेसेस होती थी ये सब वाइट और ब्लैक्स के लिए अलग की गई थी. मीन स्कूल भी अलग रहता था, कॉलेजेस भी सब अलग रहते थे, और सिनेमा हॉल सब ब्लैक्स के लिए अलग, वाइट्स के लिए अलग. इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर होता था. सो दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन. सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड. वो वैसे चर्चेस में भी नहीं जा सकते थे जहाँ पर वाइट लोग वर्शिप, मीन्स वाइट लोग जो प्रे करते थे वो ऐसे चर्चेस में भी नहीं जा सकते थे. ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. ब्लैक्स जो थे उन्हें ये भी राइट नहीं था कि वो प्रोटेस्ट कर सके, मीन्स उनके वाइट्स के अगेंस्ट एसोसिएशन कर सके. जैसे उनसे जितना भी टेरिबल ट्रीटमेंट होता था, उन्हें जितना ज़्यादा यू कैन से
बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, जितना टेरेबल ट्रीटमेंट किया जाता था, जितना प्रेशर किया जाता था। सो इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उन्हें प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं था। Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. 1950 में जो ब्लैक कलर्ड वाले लोग थे, जो इंडियंस थे, उन सब ने इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मार्चेस किए, स्ट्राइक्स किए। एंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. So, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, ANC थी, वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने जो सेग्रीगेशन की पॉलिसीज़ हो रही थी, उन सब के अगेंस्ट स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। सो दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें कई सारे वर्कर्स, कई सारे यूनियंस, कई सारे कम्युनिस्ट पार्टी, सब कुछ इंक्लूडेड थे, सारे लोग इंक्लूडेड थे। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो जॉइंड द ANC टू अपोज अपार्थाइड। कई सारे जितने भी सेंसिटिव वाइट्स थे, उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया और अपार्थाइड पार्टी को अपोज करने लगे। एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, और उन्होंने एक बहुत ही लीडिंग रोल प्ले किया इस स्ट्रगल में। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड, यू कैन से कि सब लोग अपोज करने लगे, कुछ अपार्थाइड पार्टी के अपोजिट में, उनके अगेंस्ट अपोज करने लगे, और कई सारे उनके फेवर में अपोज करने लगे। मीन्स यू कैन से दैट कुछ लोग फेवर में थे और कुछ लोग नॉन फेवर में थे। सो several countries they announced apartheid as unjust and racist. So कई सारी कंट्रीज़ ने इसको डी अनाउंस कर दिया कि जो अपार्थाइड पार्टी रहेगी, मीन्स जो अपार्थाइड सिस्टम है, वो एज अ 2 पार्ट में है, एक अनजस्ट एंड रेसिस्ट। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रोल बाय डेटरिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ द ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट वाले लोग जो थे, उन्होंने अपना जो कर रहे थे, उन्होंने वही किया, और उन्होंने कई सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स को मार भी दिया, कई सारे कलर्ड पीपल को भी मार दिया, और उन्होंने बिल्कुल भी इसके फेवर में कुछ भी नहीं बोला और इनके अगेंस्ट ही लड़ाई करते रहे। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1950 में जो ब्लैक और जो कलर्ड लोग थे, जो इंडियन वाले लोग थे, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मार्चेस किए, स्ट्राइक्स की, और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, ANC थी, वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने स्ट्रगल किया पॉलिसीज़ ऑफ सेग्रीगेशन के अगेंस्ट। सो ये कई सारे वर्कर्स को भी इंक्लूड करता है, यूनियंस को भी और कम्युनिस्ट पार्टी को भी। सो कई सारे जितने भी सेंसिटिव वाइट्स थे, उन्होंने भी ANC को यू कैन से ज्वाइन कर लिया और अपार्थाइड को अपोज करने लगे, और बहुत ही एक लीडिंग रोल प्ले किया इस स्ट्रगल में। सो कई सारी कंट्रीज जो थी, उन्होंने डी अनाउंस किया अपार्थाइड को और अनजस्ट किया। यू कैन से उन्होंने 2 पार्ट में अनाउंस कर दिया अपार्थाइड को एज अ अनजस्ट एंड रेसिस्ट। लेकिन जो वाइट थे, जो रेसिस्ट वाले लोग थे, जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना रूल फॉलो किया, वैसे ही किया, और कई सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स को मार दिया, उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें कई सारे ब्लैक्स को मार भी दिया, और कई सारे कलर्ड लोगों को भी। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अब जो आप ये सेकंड फिगर देख रहे हैं, आपने फर्स्ट फिगर तो देख लिया था वार्निंग वाला, आप सेकंड फिगर भी देख लीजिए। ये सेकंड फिगर इट इज़ द फिगर ऑफ साइन ऑफ दुर्बन बीच इन इंग्लिश, अफ्रीकान्स एंड ज़ुलू। In English, it reads City of Durbans under Section 37 of the Durban Beach of Laws, and this bathing areas is reserved for sole use of members of the white races groups. Okay, so this is the figure. See this figure carefully. That देखिए यहाँ पर क्या written है, City of Durban under Section 37 of the Durban's Beach bylaws, and this bathing areas is reserved for the sole use of members of white race groups. Means ये जो जगह है, ये यहाँ पर सिर्फ वाइट वाले रेस ऑफ ग्रुप्स ही आ सकते हैं। स्टेट Durban's Hedrai, you can say,
ये सब जो कुछ भी रिटन है ये सब इसी प्लेस को से रिलेटेड रिटन है, ऐसा वहाँ पर लिख दिया गया था कि ये जो बीच है आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ वाइट रेसेस वाले लोग ही आ सकते हैं। ओके, और कई सारे रूल्स उन्होंने इस तरीके से बोर्ड पे लिख दिया था। ओके, अभी तक आपने बेसिकली बहुत कुछ देख लिया जो कि साउथ अफ्रीका में हो रहा था, वहाँ पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अपार्थाइड सिस्टम था कि कैसे वो लोग ब्लैक्स को बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, मार रहे थे, और कलर्ड पीपल को भी, और कैसे वाइट लोग जो थे वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे और एज अ लोकली वहाँ पर एडजस्ट हो गए थे, मतलब ज़बरदस्ती साउथ अफ्रीका में आ गए थे और अपने आप को वहीं का मेंबर समझने लगे थे। और वो जो वाइट वाली गवर्नमेंट भी थी वहाँ की, जो कि बिल्कुल भी ब्लैक्स की बात नहीं सुनती थी, और अगर वो कुछ करने की उनके अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो जैसे कि नेल्सन मंडेला को एक प्रिजन में डाल दिया गया, वैसे ही सभी लोगों को प्रिजन में डाल सकती थी। ये सब था। जब उन बाकी लोगों ने ये नेल्सन मंडेला को देखा तो उन्होंने सोचा कि अब कोई फॉट करने का तरीका नहीं है, अगर वो भी ऐसा करेंगे तो वो भी प्रिजन में चले जाएंगे। ये सब अभी तक आपने देखा कि बाद में इतना टॉर्चर सहते सहते आखिर में जितने भी ब्लैक्स थे, जितने भी कलर्ड लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट फॉट किया, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जितनी भी गवर्नमेंट्स थी वो सब उनके अगेंस्ट ही रहीं और उनकी बातें भी नहीं सुनी, और कई सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स को मार भी दिए और कई सारे कलर्ड लोगों को भी मार दिया। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टुवर्ड्स आवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उससे पहले यू विल सी that this is an activity if you wanted so you can do that, make a poster on the life and struggle of Nelson Mandela। आप एक पोस्टर बनाइए जो कि लाइफ से और नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल से रिलेटेड है। इफ़ अवेलेबल रीड सम पोर्शन ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम इन द क्लासरूम। और अगर अवेलेबल है तो आप इनके कुछ कैसे उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उन्होंने क्या क्या अपने बारे में लिखा था, इस सब के बारे में भी रीड करिए। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टुवर्ड्स आवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। As a protest and struggle against apartheid had increased, ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो स्ट्रगल था अपार्थाइड के अगेंस्ट, ये बढ़ने लगा था, इंक्रीज होने लगा था। एंड द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल्स थ्रू रिप्रेशन। और वाइट को ये रियलाइज़ होने लगा था कि हम और ज़्यादा ब्लैक्स को अपने अंडर नहीं रख सकते, उनके ऊपर रूल और ज़्यादा नहीं कर सकते। the white regiment changed its policies। जो वाइट रेजिमेंट थी उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर लिया एंड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वॉज रिपील्ड। कुछ जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको सब कुछ रिपेल कर दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। 28 ईयर्स के बाद imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। 28 ईयर्स के बाद नेल्सन मंडेला जो है एक फ्री मैन की तरह जेल से बाहर निकले एंड फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, और मिड नाइट पे यू कैन से 26 अप्रैल 1994 को द न्यू national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world। और उस डेट को 26 अप्रैल को एक न्यू फ्लैग फहराया गया एज अ रिपब्लिक डे साउथ अफ्रीका में। ओके, बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि जो वाइट डोमिनेशन वाले लोग थे उन्हें यह अब रियलाइज़ होने लगा कि वो ब्लैक्स को और ज़्यादा अपने अंडर में नहीं रख सकते हैं, वो ब्लैक्स के ऊपर और ज़्यादा रूल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, मीन्स उन्होंने सोचा कि अब हमें अपना रूल इनके ऊपर से हटाना होगा, हम इनके ऊपर जो टॉर्चर करते हैं हमें वो करना बंद करना होगा। नाउ द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू द एंड। अब जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी जो ब्लैक्स के ऊपर टॉर्चर करती थी वो सब अब ख़त्म हो रही थी। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेसिकल गवर्नमेंट, और उसकी जगह क्या बन रही थी, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर Mandela, the first president of the new South Africa, on this extraordinary tradition।
ऐसा कैसे हुआ, अब हम देखेंगे कि मंडेला ने क्या किया। हमने मंडेला की बातों को सुनेंगे, नेल्सन मंडेला की बातों को, और देखेंगे कि ये जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, उनकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशंस के बारे में। ओके, अब ये बातें कुछ नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for godness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness and that they cherish their faith in human beings in cornerstones of our democracy. ये कुछ बातें जो हैं नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो पहले की जो एनिमीज़ थी, जो दुश्मनी थी, वो सब अब टोटली फिनिश्ड हो गई, और अब जो हमारी ये कंट्री है वो एक एज अ डेमोक्रेटिक बन चुकी है। एक अपार्थाइड से एक डेमोक्रेटिक, यू कैन से कि जो एक पीसफुल ट्रेडिशन बन चुका है, अपार्थाइड से एक हमारा पीसफुल ट्रेडिशन बन चुका है एज अ डेमोक्रेसी। पहले जैसे कि अपार्थाइड सिस्टम था, अब वो नहीं रहा, और हम जो है ये जो हमारी जो साउथ अफ्रीका है उसकी गुडनेस की वजह से, उसकी कैपेसिटी की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। मैं ये विश करता हूँ कि जो हमारे साउथ अफ्रीकन्स हैं वो अपनी गुडनेस को, अपनी बिलीफ इन गॉड, यू कैन से दैट देयर गुडनेस, अपने गुडनेस को बिल्कुल भी गिव अप ना करें और इसको बरकरार रखें। दैट दे चेरिश देयर फेथ, अपने फेथ को ह्यूमन बींग्स के लिए, उनके कॉर्नर स्टोन्स को डेमोक्रेसी के लिए, यू कैन से दैट बरकरार रखें और वैसे ही रहें। ये कुछ बातें नेल्सन मंडेला कह रहे हैं इसके बारे में कि जो हमारे हिस्टोरिकल एनिमीज़ थे वो सब टोटली फिनिश्ड हो चुके हैं। अब हमारा एक पीसफुल ट्रेडिशन बन चुका है और यू कैन से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गए हैं टोटली, और जो हमारी साउथ अफ्रीकन्स जो हैं उन्होंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया, और उनकी जो गुडनेस थी उसी की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। ओके, नाउ सी दिस कार्टून, ये कुछ सोच रही है, लेट्स सी व्हाट शी इज थिंकिंग। व्हाट वुड हैव हैपेंड इन साउथ अफ्रीका, मीन्स क्या हुआ होगा साउथ अफ्रीका में अगर जो ब्लैक मेजॉरिटी है, इफ़ द ब्लैक मेजॉरिटी हैड डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन द वाइट्स फॉर ऑल देयर ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। क्या होगा अगर जो ब्लैक मेजॉरिटी है वो सब वाइट मेजॉरिटी के अगेंस्ट रिवेंज करने लगे, उनसे लड़ाई करने लगे अपने ऑपरेशंस के लिए, अपने एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ओके, नाउ आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for atrocities and they had committed while in power. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on a democratic values, social justice and human rights. अब जब ये सब कुछ हो चुका था, तब अब साउथ अफ्रीका जो है टोटली डेमोक्रेटिक बन चुकी थी, तब उन्होंने कुछ जो लीडर्स थे उन्होंने ये कहा कि अब हमें मतलब ये जितनी भी लड़ाई है उन सबको ख़त्म करके एक नई कंट्री बनाना होगा, हमें सब कुछ इक्वालिटी, सब कुछ बिल्ड करना होगा, एक नए साउथ अफ्रीका को बिल्ड करना होगा ऑन द बेस्ड ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस ऑफ मैन एंड वुमेन। मीन्स जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वल राइट्स मिले, ऐसा हमें करना होगा। बेसिकली अब जो साउथ अफ्रीका की कंट्री थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो टोटली फ्री हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने कंट्री को फिर से डिज़ाइन करने की कोशिश की, सारे लोगों को इक्वल राइट देने की कोशिश की, और ये सब उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा ही करेंगे कि हमारी जो कंट्री है, मैन हो वुमेन हो, चाहे जैसे भी लोग हों, उन सबको एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मिले, सोशल जस्टिस मिले और ह्यूमन राइट्स मिले। ओके, the party had ruled through oppressions and brutal killings, and the party had led the freedom struggle set together to draw up a common constitution. अब जो पार्टी जो रूल कर रही थी उन्होंने ब्रूटल किलिंग किया, और यू कैन से सारी जितनी भी बातें थी वो सबको ख़त्म करके, और उन्होंने सब लोग ने एक साथ मिलकर एक फ्रीडम की तरह स्ट्रगल किया। इन सब ने, जितने भी पार्टी वाले लोगों ने जिसने स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए, उन सब ने एक साथ बैठे और उन्होंने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश की। बेसिकली अब आप ये समझिए
कि साउथ अफ्रीका में इतने ज़्यादा स्ट्रगल, इतने ज़्यादा किलिंग जितनी भी हुई, कि कितने लोग मरे और सब कुछ, इन सब के होने के बाद एट द लास्ट जो हमारी साउथ अफ्रीका वाली जो कंट्री है वो फ्री हो गई और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया जिसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री वर्क करेगी, चाहे वो वाइट डोमिनेशन वाले लोग हों, चाहे ब्लैक डोमिनेशन वाले लोग हों, चाहे कलर्ड लोग हों। सो बेसिकली इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसमें आप ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ये तो साउथ अफ्रीका की बात थी, अभी आप इंडिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, मीन्स 2 साल के डिस्कशंस के बाद, कुछ डिबेट्स हुई, डिबेट्स के बाद दे कम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। वो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बना लिया द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड, जो कि पूरी कंट्री के लिए, पूरे साउथ अफ्रीका के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। उसको बनाने में टोटली 2 साल लग गए। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव to its citizens the most extensive rights and available in any country. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हर सिटीजन्स के लिए था, उन्हें इक्वली राइट्स मिल रहे थे और ये कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री में अवेलेबल हो चुका था। Together, they decided that in the search of a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. जैसे कि उन्होंने डिसाइड किया था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स किए हैं उनकी सॉल्यूशन उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी मिसट्रीटेड नहीं होगा, सबके साथ अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सबसे अच्छे से रिस्पेक्ट की जाएगी उनकी, और उनकी जैसे कि पहले अपार्थाइड सिस्टम में हो रहा था वैसा कुछ भी नहीं होगा। सो दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सो वो सब एग्री हो गए और इसी सॉल्यूशन का पार्ट बन गए। Whatever they might have done or represented in the past and their preamble to the South African Constitution. So actually अब जो है उनका एक preamble, उनका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और वो हर जगह स्प्लिट हो चुका था। सो बेसिकली इसका मतलब यही था कि जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ वर्क करेंगे और इसकी वजह से बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि कौन ब्लैक डोमिनेशन वाले लोग हैं, कौन वाइट डोमिनेशन वाले लोग हैं, और सब कुछ ये जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थे अब टोटली ख़त्म हो चुका था और साउथ अफ्रीकन का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। नेल्सन मंडेला जो अपने आइडियल के लिए, उनको पूरा करने के लिए जो उन्होंने एक यू कैन से दैट उन्होंने जिसकी कोशिश की थी, जिसकी ठान ली थी, वो अब पूरी तरीके से कंप्लीटेड हो चुका था। अब देखिए कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या था, इसके बारे में आप पेज नंबर 28 में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एन फिगर। सो अब आप इस फिगर को देख लीजिए कि टोटली ये दिखाना चाह रहा है कि अब जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ हो गए, वो सब एक साथ मिलकर वर्क करेंगे, सबको इक्वल राइट्स मिलेगा और वो सब हर चीज़ को, मीन्स हर पार्ट को यू कैन से दैट दे कैन डू एनीथिंग व्हाट दे वांटेड, मीन्स वो जो चाहे वो अब कर सकते हैं एक साथ मिलके। जैसे कि पहले ये था कि ब्लैक डोमिनेशन वाले लोग वाइट वाली जगह पे नहीं आएंगे, अब वो वहाँ पर भी आ सकते हैं, वाइट लोगों के साथ खेल भी सकते हैं और अच्छी तरीके से रह सकते हैं। यू कैन से दैट दे कैन डू वॉट एवर दे वांटेड। अब जो पब्लिक प्लेसेस मैंने आपको बताई थी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी जगह ब्लैक डोमिनेशन वाले लोग भी जा सकते हैं। ओके, नाउ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन enterprises democrats all over the world, a state announced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one and now seen as a model of a democracy. So अब जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंस्पायर हो चुका था पूरे वर्ल्ड में। एक इस स्टेट ने एक डी अनाउंस्ड कर दिया था पूरे वर्ल्ड को कि 1994 तक जो कंट्री सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक थी, यू कैन से सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक मीन्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब नाउ एक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन चुकी है। What made this change possible and was the discrimination of the people of South Africa to work together.
सो ये सब कैसे हुआ? ये पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उनके डिटर्मिनेशन की वजह से, उनके एक साथ वर्क करने की वजह से ये सब कुछ हो पाया है. सो दे ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन. सो जैसा कि पहले होता था, उन्होंने जैसे कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस देखे थे ना, अब वो सब एक साथ मिलकर एक रेनबो बन चुके हैं उस नेशन का. स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेट. अब देखिए, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के मीन्स यू कैन से फेवर में मंडेला ने क्या कहा है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑन द बोथ ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, वो पास्ट के बारे में भी बताएगा और फ्यूचर के बारे में भी बताएगा साउथ अफ्रीका के. ऑन द बेसिस ऑफ वन हैंड मीन्स एक तरफ it is a solemn pact in which we as a South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of a racist, brutal and repressive past. But it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which is the fullest sense belongs to all of us, blacks and whites, women and the men. ना बेसिकली मंडेला ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें हमारे पास्ट के बारे में भी बताएगा और हमारे फ्यूचर के बारे में भी बताएगा. हमें जो इक्वल राइट्स मिल रहे हैं उनके बारे में भी बताएगा, और जितने भी यू कैन से बुरे बर्ताव हुए, ये सब कैसे सब कुछ फुलफिल हुआ, सब कुछ कैसे ठीक हुआ, ये सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताएगा कि हमें क्या राइट्स मिले, हम अब कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके हैं. और जितने भी यू कैन से पास्ट में जितना भी रिपिटेशन हुआ, रेसिस्ट हुआ, ब्रूटल हुआ, सब कुछ, ऑल दीज थिंग्स. बट यू नो दैट हमारा ये एक अच्छी तरीके से ये चीज़ मानी गई कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक कंट्री थी साउथ अफ्रीका, नाउ अब वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री, यू कैन से एक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन चुकी है एक कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से और लोगों के डिटर्मिनेशन की हेल्प से. ओके, सो नाउ जैसे कि आपने इस फिगर में देखा था, ये इमेज कैप्चर की गई है एट द स्पिरिट ऑफ साउथ अफ्रीका टुडे. मीन्स आप साउथ अफ्रीका कैसे है. साउथ अफ्रीकन्स कॉल देमसेल्व्स अ रेनबो नेशन. साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो अपने आप को रेनबो नेशंस कहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रेनबो में 7 कलर्स, हर तरीके के कलर्स होते हैं. सो ऐसे ही साउथ अफ्रीका वाले लोग कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो चाहे जैसे भी हों, हम सब एक नेशन हैं, एक साथ हैं. सो दे कॉल देमसेल्फ एज अ रेनबो नेशन. कैन यू गेस वाई? सो मैंने आपको रीज़न बताया है ऐसा क्यों. सो अगर आप और डिटेल लेना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे जाना होगा. फॉर मोर डिटेल्स अबाउट साउथ अफ्रीका विजिट https://www.governmentza. Okay, now does the story of South Africans struggle for the freedom reminds you the Indian national movement? Make a list of similarities and dissimilarities between two of the following points. So आपको अब इसी स्ट्रगल को एज अ इंडियन नेशनल मूवमेंट से कुछ यू कैन से डिससिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ देखनी है, और अगर आप चाहते हैं तो ये कर सकते हैं. नेचर ऑफ कॉलोनिज्म कैसा साउथ अफ्रीका में था, कैसा इंडियन नेशनल मूवमेंट में है. रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़. लीडरशिप गांधी मंडेला मीन्स लीडरशिप जो कि गांधी ने इंडिया में की थी और मंडेला ने जैसा साउथ अफ्रीका में किया, इन सब के बीच में आप डिफरेंस कर सकते हैं. पार्टी दैट लेड द स्ट्रगल, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस. मेथड ऑफ स्ट्रगल. सो ये सब जैसा कि अभी आपने देखा, ये सब अभी मैंने बेसिकली आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बताया है, और इसके बाद आप इंडिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. इस साउथ अफ्रीका के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे. सो पहले आपको बेसिकली अगर आप इस डिफरेंस के बारे में समझ लेते हैं, सो आपको साउथ अफ्रीका और इंडिया मूवमेंट के बारे में दोनों की तरफ से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. So if you wanted, so you can do this one. Okay, now we are completed with this topic.
Now our next topic, that is why do we need a constitution, we will discuss in next video. Okay? So the end. Thank you for watching my video, and if you all have any doubts regarding any topics, so please tell me in comment section without any hesitation. And if you all like my video, so please like, share, subscribe and press the bell icon. So bye bye and take care everyone.